नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेट लाइफ साइंस को प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप एमएससी स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट है, अगर गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या बुक फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको सबको पता है गेट का आपका डेट दे चुका है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा फरवरी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजय दास, आई एम स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। ठीक है, तो पहले जो आपको समझना पड़ेगा, हर बार मैं वीडियो में एक ही बात बताता हूं, कोई भी एंट्रेंस को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्जाम को पैटर्न को एंड सिलेबस को समझना पड़ता है। मतलब कैसा कि सपोज अगर गेट लाइसेंस एग्जाम है तो उस एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या कहां से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न का अगर बात करें गेट लाइसेंस का तो देखिएगा वहां पर पार्ट सेक्शन ए में जो रहता है, सेक्शन देखिएगा वहां पर लिखा रहता है कि ये जनरल एप्टीट्यूड के लिए वहां पर 15 मार्क्स रहता है। सेकंड जो कंपलसरी होता है केमिस्ट्री वाला सेक्शन, वहां पर 25 नंबर रहता है। और आपका देखिएगा लास्ट जो 5 सेक्शन, मतलब आपको 2 सेक्शन वहां से चूज करना पड़ता है 5 से। वहां पर आपका जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री रहता है, वहां से आपको 2 चूज करना पड़ता है। तो जो जूलॉजी का स्टूडेंट होता है वो जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री चूज कर लेता है, जो बोटनी का होता है बोटनी बायोकेमिस्ट्री चूज कर लेता है, जो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री चूज कर लेता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हर जगह कॉमन होता है। लेकिन जो फूड टेक्नोलॉजी तो वो भी चूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन जो पैटर्न होता है। अब बात होगी पार्ट ए में जो जनरल एप्टीट्यूड है, वहां पर देखिएगा तो वहां पर देखिएगा पहला 5 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, सेकंड 5 क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का होता है, 15 नंबर वहां पर हो गया। पार्ट बी में देखिएगा कि पहला जो 5 क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, और बाकी जो देखिएगा 10 क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। टोटल 25 मार्क्स हो जाता है वहां पर। ठीक है, अब पार्ट सेक्शन वाला देखिए जहां से 5 से 2 सेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, वहां पर अगर चेक कीजिएगा तो वहां पर आपका जो होता है पहला 10 क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, और बाकी 10 क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल 30 मार्क्स होता है। तो 30 इंटू 30, इधर दो सेक्शन में 30 आपका 60 हो गया, उधर का 25 और 15 पार्ट जनरल एप्टीट्यूड के लिए। टोटल 100 नंबर पे क्वेश्चन होता है, 65 क्वेश्चन रहता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। एनटीए कराएगा, मतलब आपका जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो आपको इसके अनुसार से देखना पड़ेगा। अब बात हुआ कि कितना नंबर होने से आपका अच्छा रैंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, ज्यादा नहीं, 55 से 60 के अंदर नंबर लाइए 100 में। आप फिर से बता रहा हूं, 55 से 60 के बीच में लाइए। आपका टॉप 50 के अंदर रैंक अगर नहीं आ गया तो जो बोलिएगा हार जाएंगे। तो हर बार होता है, मैं इंटरव्यू बुलाऊंगा। अगले साल एक स्टूडेंट का टॉप रैंकर हुआ था, उसका 57 पॉइंट समथिंग रैंक था, मतलब नंबर था, और उसका जो रैंक था वो 14 था। ठीक है, तो उसका भी वीडियो में लाऊंगा। तो बात हुआ कि इतना नंबर आपको स्कोर करना है। अब बात हुआ कि कौन कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा से अच्छा से करना पड़ेगा। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड पार्ट बहुत ही अच्छा है तो उसको क्लियर अच्छा से, उसके अलावा आपको केमिस्ट्री करना पड़ेगा। दोस्तों, उसको हल्के में एकदम ही मत लीजिएगा। हल्के में कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए वो भी बता दूंगा। अगर केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना चाहिए तो केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए। अगर आपके पास कोई भी आकाश का बुक है, कोई भी एलेंस का बुक है, जहां पर कोचिंग सेंटर में कोचिंग किए थे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो बुक भी है तो चल जाएगा। आप वहां से केमिस्ट्री पेपर कीजिए। केमिस्ट्री में एकदम ही हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपको बचाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन जो लास्ट में 2 रहता है सेक्शन। अगर आपका जूलॉजी है, बोटनी है, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी सेक्शन है वहां पर 30 मार्क्स रहता है, 2 मतलब 2 चूज करना ही पड़ेगा, तो 60 मार्क्स वहां पर रहता है। वो भी पार्ट कहां से प्रिपरेशन कीजिएगा वो भी बता दे रहा हूं। तो बात हुआ एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का, तो कोई भी बुक ले लीजिए, आरएस अग्रवाल का ले लीजिए, कोई भी एप्टीट्यूड का बुक से फॉलो कर लीजिए, या कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। पार्ट बी में जो आपको केमिस्ट्री जो कंपलसरी है, वहां पर आपको जो करना पड़ेगा, वहां पर आपको एनसीईआरटी का बुक में एलएस का बुक, नहीं तो आकाश का बुक, या कोई भी कोचिंग सेंटर का बुक आपके पास है तो वहां से हो जाएगा। थर्ड नंबर जो आपके पास, वो मैं बोला कि आपका सेक्शन वाला, अगर आप जूलॉजी लिया है, आप केमिस्ट्री, जो भी बुक आप लीजिए, आपको पासफाइंडर का बुक अब ले लीजिए। पासफाइंडर का बुक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है ना, रट्टे वाला क्वेश्चन आ जाता है फटाक से एकदम। अगर आप करके गए हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं किए तो आपको कुछ हवा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीएसआर नेट में पार्ट सी में एक सेक्शन होता है जहां पर आप सोच समझ के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन गेट में देखिएगा तो रट्टा वाला क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। तो उसके लिए अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि लेलिंजर का बुक जरूर पढ़िएगा। अगर आप पढ़ के रखे हैं तो, अगर पढ़ के नहीं रखे हैं तो ट्राई कीजिए 1 महीना तक, क्योंकि एग्जाम तो आपका दिसंबर हो ही गया, आपका फरवरी में एग्जाम है। तो लेलिंजर बुक अभी पढ़ सकते हैं। अगर आपको आदत है स्टैंडर्ड बुक या फॉरेन राइटर बुक पढ़ने का, अगर आदत नहीं है तो मैं यही बताऊंगा, सत्यनारायण का बुक होता है एक बायोकेमिस्ट्री का, वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक पाथफाइंडर का बुक आता है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी, एंड आपका टेक्निक्स एंड टूल टेक्निक्स का बुक जरूर आता है, वो भी करिएगा दोस्तों। उसको हल्के में एकदम मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात हो गया कि आपका ये हो गया आपका पार्ट, मतलब आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए लेंजर या सत्यनारायण पढ़ लिए। अब बात हुआ कि आपका अगर जूलॉजी है, बोटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, या फूड टेक्नोलॉजी है, वो कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, नाम है जूलॉजी का बुक, ठीक है, लेकिन आप लिए जूलॉजी की, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो
एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछा जाएगा, मतलब उसका कोई सिलेबस ऐसा होता ही नहीं। आपको जेनेटिक्स से पूछ लेगा, आपको इवोल्यूशन से पूछ लेगा, बायोकेमिस्ट्री से पूछ लेगा, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, आपका कोई भी जगह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि जो पार्थ फ्रेंडर का बुक है उसको अच्छा से देख लीजिए, वहां से अगर पढ़ के रखे तो उससे हो जाएगा। अब बात हुआ कि ये सब बुक लेने के बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। देखिए डेली आप 4 से 5 घंटा दीजिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, डेली 5 से 4 घंटा। ऐसा नहीं कि घड़ी देख देख के पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, कि पढ़ने का मन होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि 5 घंटा पढ़ लिए, डेली बोला था सर पढ़ने का 5 घंटा तो पढ़ लिए और पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको अगर टाइम है अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, घंटा देके मत पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। रट्टा मारने और एक एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो कर लीजिए। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना ही पड़ेगा, उसको नेगलेक्ट एकदम ही नहीं कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर नहीं कीजिएगा आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से पूछता है, किस तरह का पूछता है, कैसे आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे डिक्रीज करना है, इसको आपको समझ पाइएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए तो आपको बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जितना भी पढ़ लीजिए आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर क्वालिफाई भी हो गया तो आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जितना भी है डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिना आंसर की देखे सॉल्व करने के बाद चेक कीजिए कितना गलती हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप उसको फिर से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक जगह सॉल्व कीजिए, कॉपी ले लीजिए, वहां पर सॉल्व कीजिए और मल्टीपल टाइम्स वहां पर ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एक बार नहीं 3-4 बार कर लीजिए। जितना नहीं पढ़ रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, बाय चॉइस, बाय अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये मिल जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, अच्छा से कीजिए, वहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। अब बात हुआ सबसे इंपॉर्टेंट काम कि एग्जाम सर दे रहे हैं, आप बोलिए बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या है इस एग्जाम का। हम बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी का स्टूडेंट है, इसमें हमको फायदा क्या मिलने वाला है गेट के बारे में। अगर मेरा रैंक अच्छा भी हो गया तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो भाई बहुत सारा फायदा है, मैं बता रहा हूं क्या क्या है। तो अच्छा से वीडियो को देखिए पहले जो फायदा है आपका कि गेट अगर आप अच्छा रैंक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक गेट खुल जाता है इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। वो आइजर का हो जाए, आपका आईसी बेंगलोर हो जाए, आपका एनसीबीएस हो जाए, आपका टीएफआर का एग्जाम हो जाए, या जितना भी आईआईटीज है। आप देखिएगा वहां पर एमएससी कोर्स अवेलेबल नहीं है बायोलॉजिकल साइंस के लिए या बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन आप देखिएगा पीएचडी का कोर्सेस वहां पर अवेलेबल है आपका बायोलॉजी फील्ड के लिए। तो वहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बोल देता है कि गेट का रैंक चाहिए। तो अगर अच्छा रैंक है तो वहां पर आपका जो होता है आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो गेट रैंक लाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक फायदा क्या है, अगर आप आईआईटी में पीएचडी करना चाहते हैं तो वहां पर आपको गेट के थ्रू फेलोशिप भी मिलेगा। अगर आपका सीएसआर नेट नहीं है और आपके पास गेट है तो वहां पर आपको क्या फायदा मिलेगा, वहां पर आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट आपका आईआईटी में, ठीक है, दूसरी जगह में नहीं मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है कि जितना भी आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं एमएससी के बाद हमको कुछ नहीं करना, भाई साहब आप नौकरी करना है, बहुत पढ़ लिए हैं। तो ये सब स्टूडेंट के लिए ये भी फायदा है कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर लिए और कोई भी बायोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको जॉब करना है तो ये रैंक लेके जाइएगा। देखिए भाई मेरा टॉप 50 में टॉप 20 में रैंक है, हम गेट में इतना रैंक मिलेगा तो वहां पर आपको इंटरव्यू में बैठने मिलेगा, आपको नौकरी भी वहां पर मिल सकता है ये रैंक दिखा के, क्योंकि वो लोग का क्राइटेरिया ये रहता है कि गेट का रैंक है कि नहीं है। तो गेट आपको कोई भी जॉब देने के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक वे में काम करेगा, ठीक है। 4 नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप गेट में अच्छा रैंक आपका हो गया, ठीक है, तो आपका जितना भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज होता है, जैसे हांगकांग यूनिवर्सिटी हो गया आपका, सिंगापुर यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो वहां पर पीएचडी अप्लाई करने जाइएगा तो आपको गेट का रैंक के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है पीएचडी में। और आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा कि मैं बीएससी में हूं, मैं गेट दे दिया हूं, मेरा क्या फायदा है बताइए। तो देखिए भाई साहब आपका भी फायदा है, अगर आपको जॉब करना है तो ये रैंक लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा यही प्रेफरेंस आपको रहेगा कि बीएससी के बाद आप जॉब करने मत जाइए, ये एमएससी के बाद मत जाइए, क्योंकि जॉब में जाइएगा तो सही है लेकिन बात वहां पर इतना काम करवाएगा और पैसा जितना आता है, जितना काम करते हैं उसका रेशियो चेक कीजिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एकदम जिंदगी एकदम खराब लगेगा, पढ़ाई क्यों किए। तो ये मत करिए, आप एमएससी बीएससी करने बीएससी के बाद तक इतना भी मत कीजिए। अगर एमएससी के बाद करना भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बीएससी के बाद नौकरी का मत सोचिए, गेट के थ्रू हो जाता है लेकिन मत कीजिएगा। तो मेरा यही 4 फायदा 5 फायदा आपको बोल दिए कि गेट के थ्रू आपको ये फायदा मिलने वाला है। और एग्जाम का प्रिपरेशन आपको बोल दिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, डेली 4 से 5 घंटा पढ़ना है, टाइम देख के नहीं पढ़ना है, अच्छा से ध्यान देकर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सीरियस ले लेते हैं मेरा बात को और बहुत सारा वीडियो देख लेता है कि 5 घंटा ही पढ़ेंगे, पूरा फॉलो कर रहा है टाइम टेबल। अरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यही पूछता है कि आपका टाइम टेबल क्या है। अरे भाई मेरा टाइम टेबल खुद नहीं है, हमको खुद नहीं पता कब हम पढ़ते हैं और कब मेरा टाइम टेबल है। रात को मन करता है रात में पढ़ लेते हैं, दिन को पढ़ता है दिन को पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप जेएनयू का स्टूडेंट, आपको पता नहीं जेएनयू में पढ़ते हैं, हम लोग का कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है। आज असाइनमेंट आ जाता है, कल ये कर दो, प्रेजेंट कर दो, ये कर दो, तो बहुत सारा काम आ जाता है। तो हम लोग का कोई टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं, आपका भी नहीं होगा। अगर जेएनयू स्टूडेंट है आपको भी, और बहुत सारे स्टूडेंट को जेएनयू में एडमिशन हो गया, वो लोग को भी बोल रहा हूँ कि गेट का एग्जाम दे दीजिए, अच्छा से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो
ऐसा टाइम टेबल कुछ है नहीं, आपको जब मन करता है पढ़ने का तब पढ़ लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि मन नहीं कर रहा तो वहीं पढ़ेंगे, ऐसा कीजिएगा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो टाइम आपको गंवाना पड़ेगा कुछ पढ़ने के लिए। टाइम गंवाना मतलब ये नहीं होता कि बैठ के सो के पूरे गवा दिए, अब बोलिएगा टाइम तो गवाया था लेकिन हमको कुछ फल ही नहीं मिला, तो ऐसे नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ता है बैठ के। ठीक है, पढ़िएगा, थोड़ा समझिए चीज को। ये याद रखिएगा, जितना आप पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हल्के में ले लिए ना उसको, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई ऐसे ही नहीं होगा। आपका 50% तो चांस वहीं खत्म हो गया। तो आप चीज को समझिए, कोई भी चीज को पाने के लिए उस चीज को समझना पड़ता है। जब तक समझ नहीं गए, उस समझने के बाद उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तभी उस चीज को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेरा बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और उसके अनुसार कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब मेरा काम ही है आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।